हेलो नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जान ही लिए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है क्या है। तो एक बार छोटा सा हल्के में बता दें क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब आता है? सबसे पहले जब कभी भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ देखा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह का एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है। यही सब बातें हम लोग देखे थे और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखे थे कि इस तरीके के इक्वेशन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे। आज हम लोग अब जब एनर्जी है मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा, डायरेक्शन होगा, वही सब निकाला जाएगा आज। तो सबसे पहला चीज़ है अपने पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कितना स्पीड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो दो तरीके से हम लोग निकालेंगे, एक बार मीडियम में निकालेंगे, एक बार वैक्यूम में निकालेंगे। लेकिन इसको निकालने से पहले थोड़ा सा याद किया जाए, वेलोसिटी सेलेक्टर हम लोग पढ़े थे, याद है वेलोसिटी सेलेक्टर, कि किसी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराते हैं तो उसका पाथ डेविएट ना हो तो क्या वेलोसिटी होना चाहिए। वही बात यहाँ पे भी हो जाएगा। अगर किसी मीडियम में हम लोग किसी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे और हम ऐसा चाहें कि उसका पाथ डेविएट ना हो तो हम लोग को किसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा? वेलोसिटी सेलेक्टर का। तो इन मीडियम अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग को किसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है? वेलोसिटी सेलेक्टर का। अब इस वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या होता है फॉर्मूला? v इज इक्वल्स टू ई अपॉन बी। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा चार्ज पार्टिकल का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। कब? जब हम लोग उसको एक्सेलरेट करके मूव करेंगे या फिर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को मिलेगा। अगर यही हम लोग बात कर ले वैक्यूम में, ये तो मीडियम के लिए बात हो गया। वैक्यूम में अगर बात करेंगे तो हम लोग उस समय भी देखे थे कि जो ये स्पीड होता है ई बाई बी से जो स्पीड आता है किसके बराबर रहता है? सी के बराबर रहता है। एक और फॉर्मूला अपने पास वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये भी एक फॉर्मूला है। तो मतलब जिस हिसाब से अपने को इक्वेशन या फिर क्वेश्चन दिया होगा उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ बहुत टफ नहीं है, बस बेसिक बेसिक चीज़ जानना अपने को। इसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शन, कि अगर वो मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। तो कल ही हम लोग जाने समझे थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करेगा। तो उसी किस्से में एक अज्यूम कर लेते कि बी जो है कौन सा एक्सिस पे मान लेते हैं? एक्स एक्सिस पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन सा एक्सिस पे हो गया? एक्स पे। ई को मान लेते हैं जेड एक्सिस पे, मतलब बी हो गया एक्स पे, ई हो गया जेड पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोगों को वेव का डायरेक्शन निकालना है कि वेव किस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो हम लोग को मालूम है कैसे दिया जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ई कहने का मतलब जेड, जेड कहने का मतलब के कैप, क्रॉस बी कहने का मतलब एक्स, एक्स मतलब आई कैप। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा किधर आ जाएगा? जे। जे कहने का मतलब कौन सा एक्सिस आ जाएगा? वाई एक्सिस। अब देख लो एक्स वाई जेड, यही तो आ रहा है कि अगर कोई चीज़ दो एक्सिस दिया हुआ है तो वेव तीसरे एक्सिस पे हो जाएगा। वही बात हम लोग कर रहे भी रहे थे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए और भी कर ले। एक आता है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग कल बात किए थे, तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को भी देख लिया जाए कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या करता है। तो उसमें हम कुछ लिखवाएंगे नहीं, बस बता देते कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में होता क्या, मतलब कैसे वो पता लगाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलरली मूव करता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है यहाँ पे। सबसे पहले एक वायर हो गया, मतलब कंडक्टर हो गया, इसको एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब इंडक्टर से होके गुजरता है ये वायर। ठीक है, आगे बढ़ा, यहाँ पे एक कंडक्टर स्फीयर रख दिया जाता है, मतलब इस वायर में एक स्फीयर ज्वाइंट हुआ रहता है कंडक्टर के फॉर्म में। इस स्फीयर को कनेक्ट कर देते हैं एक मेटल प्लेट से, ऊपर एक मेटल प्लेट और इधर नीचे भी एक मेटल प्लेट रहता है। अब जैसे यहाँ पे इनपुट है, जैसे यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे यहाँ पे करंट फ्लो शुरू करता है, मतलब करंट मतलब क्या हो गया? मोशन ऑफ चार्ज। चार्ज जैसे मोशन करती है, बहुत पास है, अभी तो यहाँ दूर दिख रहा होगा ना, जब एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो ये बहुत आपस में पास में था। तो जब पास में था ना तो यहाँ पे एक स्पार्क देखने को मिलता है, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पे है इनपुट दिया जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्पार्क देखने को मिलेगा। अब जैसे वो जो स्पार्क देखने को मिल रहा है तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करंट है वहाँ पे। अब ये जो स्पार्क देखने को मिला तो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक को प्लस बोल दिए, एक को माइनस बोल दिया हम, एक स्फीयर को S1 बोल दिए हैं, एक स्फीयर को S2 बोल दिए हैं। यहाँ से करंट मूव होता हुआ जा रहा है। ये सब बातें भी हम लोग कर लिए। यहाँ पे अब यहाँ पे स्पार्क देखने को मिला। जैसे स्पार्क देखने को मिलेगा तो यहाँ जो हवा है ना आयोनाइज्ड हो जाएगा, मतलब आयन के फॉर्म में आ जाएगा।
अब जब ये आयन के फॉर्म में आ जाएगा और ये मूव करेगा तो कुछ वेव की तरह मूव करेगा, और ये जो वेव है वही वेव है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन अभी भी ये नहीं पता चला कि ये परपेंडिकुलर होगा, फिलहाल तो अभी तक ये नहीं पता चला। ये पता चल गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई, इतना पता चल गया। लेकिन अगर ये पता करना है कि ये परपेंडिकुलर मूव हो रहा है तो आगे एक और सर्कुलर रिंग लगा दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे करके सर्कुलर रिंग लगा देते हैं, यहाँ पे भी 2 स्फीयर लगा देते हैं, मतलब ये भी अपने पास कंडक्टर ही रहता है। नामकरण करना हो तो ए बी कर देते हैं। अब इस सर्कुलर रिंग को, मतलब एक साइड से छोटा सा ओपन रहता है ये, अब जैसे इसको उस वेव के स्ट्रेट लाइन में रखा जाता है तो यहाँ पे भी एक स्पार्क देखने को मिलता है इस ए बी पॉइंट के बीच में, ठीक है। लेकिन जैसे मान लो इस स्फीयर को घुमा दे, मान लो ये जो ओपनिंग पॉइंट है इसको थोड़ा मूव करा दे, ऐसा कर दे, तो फिर कोई स्पार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या पता चला कि जैसे जैसे इसको हम मूव करा रहे हैं, ये जो स्फीयर है, स्फीयर मतलब ये जो सर्कुलर रिंग है, इसको जैसे जैसे हम लोग मूव करा रहे हैं तो केवल एक ही पॉइंट पे अपने को स्पार्क देखने को मिल रहा, वो था ये वाला पोजीशन। तो जब ये वाला पोजीशन पे स्पार्क देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये तो हम पता लगा सकते हैं ना कि कोई चीज़ यहीं से आ रहा होगा और सीधा मूव कर रहा होगा। तो यहीं से हर्ट्ज बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उस परपेंडिकुलरली मूव करता है। तो यहाँ से वो डायरेक्शन पता लगा लिए। अब देखो एक्सपेरिमेंट, मतलब जब देखेंगे हम लोग रियल एक्सपेरिमेंट जब देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अभी तो कॉपी पे समझाए हैं तो पता नहीं कैसा लगा होगा, क्या समझ आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन जब रियल एक्सपेरिमेंट देखा जाता है, या फिर ये सोच के देखो कि वो आदमी के पास ये लगभग आज से 1800 समथिंग का एक्सपेरिमेंट है ये, मतलब 200 साल लगभग में मान लो, या 150 साल मान लो, 150 साल पहले ये सेटअप करके वो आदमी एक्सपेरिमेंट करके बता दिया था। अभी हम लोग को ये पढ़ने में हालत ख़राब होता है, जो लोग 150 साल पहले करके छोड़ चुका, हम लोग को पढ़ने में तबीयत खराब होने लगता है। तो ये था कुल मिला के हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। परपेंडिकुलर मूव करा तो कहीं ना कहीं ट्रांसवर्स नेचर होना चाहिए। 2 तरीके का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल। तो वही हम लोग देखेंगे अब ट्रांसवर्स नेचर, जो हम लोग परपेंडिकुलर बात करें उसी चीज़ को अब एक और बार देखा जाएगा। तो उसके पहले थोड़ा सा एक ग्राफ बना ले छोटा सा। ये हो गया अपने पास एक्स वाई जेड, ठीक है। ये अपने पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम कह लेंगे, ठीक है। जब मान लो एक बात कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वाई एक्सिस पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस पे, तो वेव किधर मूव करेगा, एक्स पे। इतना तो हम लोग पता लगा ही लिए, वही कंसिडर करके अपने को ये भी निकालना है, ठीक है। तो डेरिवेशन शुरू करते हैं। लेट अस कंसिडर, तो वही वेव का डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग along x एक्सिस, किधर मूव कर रहा हो, x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। अब x में मूव करो तो y z में वही सब हो जाएगा। तो अब देखो क्या इक्वेशन हो जाएगा, ई नॉट साइन, कल ये निकाले तो हम लोग के एक्स माइनस ओमेगा टी। वैसे ही अगर b के लिए इक्वेशन होगा तो क्या हो जाएगा, बी नॉट साइन के एक्स ओमेगा टी। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ से हम जानना चाहें ई और बी जो है डिपेंड मूव तो कर रहा है, देखो वाई और जेड एक्सिस पे, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है एक्स पे और टी पे, कर रहा है कि नहीं। इक्वेशन को देखा जाए तो डिपेंडेंसी जो है ई का कहीं ना कहीं एक्स और टी पे है, वैसे बी को भी देखा जाए तो एक्स और टी पे ही डिपेंड कर रहा है बी भी, लेकिन डिपेंड वाई और जेड पे नहीं कर रहा। मूव भले वाई और जेड पे कर रहा है बट नॉट ऑन वाई एंड जेड। इतना समझ आया, मूव कर रहा हो लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स और टी पे। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे गॉस थ्योरम। मौसम चेंज हो रहा है यार, तो थोड़ा तबीयत का भी ख्याल रखना है सबको, हमको खुद को भी। तो देखो अब गॉस थ्योरम में क्या किया जाएगा, जैसे एक क्लोज्ड कंटेनर लिया जाएगा, क्यूबिकल कंटेनर, और इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड पार कराया जाएगा।
नामकरण भी कर देते हैं इस क्लोज कंटेनर का। ठीक है, और ऐसा कर देते कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये किधर मूव कर रहा है, एक्स में, एक्स डायरेक्शन में। और अगर एरिया वेक्टर देखें तो ये हो गया एन कैप, इधर हो गया एन कैप, ये कुछ हो गया। अगर गॉस थ्योरम देखा है तो गॉस थ्योरम क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये जो लाइन इंटीग्रल ई डी एस इक्वल्स टू 0 हम पूरे होल सरफेस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये जो गॉस थ्योरम है, दिख नहीं रहा होगा ना तुम लोगों को, ऊपर कर ले थोड़ा, हम भी भावनाओं में बह जाते, पता नहीं चलता ना कब दिख रहा कब नहीं दिख रहा। तो हम लोगों को क्या करना, अप्लाई करना है गॉस थ्योरम। किस में अप्लाई करना है, सारे फेस में अप्लाई करना। मतलब हम लोगों को सरफेस लेना पड़ता है यहाँ पे, तो सरफेस लेना तो जितना फेस है यहाँ पे सब में अप्लाई करेंगे। तो मान लो पहला हो गया अपने पास ए बी सी डी, तो लाइन इंटीग्रल ई डी एस किसके लिए अप्लाई कर दी, ए बी सी डी के लिए। वैसे ही दूसरा फेस है ई एफ जी एच, ई डी एस यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वैसे तीसरा फेस है अपने पास, ये वाला ले लेते हैं एच डी सी जी, एच डी सी जी लाइन इंटीग्रल ई डी एस, प्लस और ले लेते हैं पीछे वाला ई ए बी एफ ई डी एस, प्लस लाइन इंटीग्रल ऊपर वाला ले लेते हैं एच ई ए डी ई डी एस, प्लस नीचे वाला ले लेते हैं जी एफ पी सी ई डी एस। ये सब किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो सारे फेस में हम लोग अप्लाई करते हैं, मतलब हर एक फेस को लेके अप्लाई करें। लेकिन अब देखो यहाँ समझो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल ई एफ जी एच और ए बी सी डी से एसोसिएट है, बाकी ऊपर नीचे साइड से किसी से एसोसिएट नहीं है। तो जब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो सारे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो 0 हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो चारों पार्टी है उसके लिए क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, अब जब सब कैंसिल हो गया तो केवल बचेगा अपने पास ये दोनों पार्टी, मतलब इन दोनों को लेके सॉल्व करना है। तो वही बात अब लिखेंगे अगले पेज में। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए भाई। एडजस्टमेंट डन। तो क्या बात कर रहे थे कि ई एंड बी ओनली एसोसिएटेड विथ किसके साथ, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, बट ऑल फेसेस, all other faces will cancel each other, here will cancel each other, सब एक दूसरे कैंसिल कर देगा। तो जो बचता है वो लिखेंगे, तो लाइन इंटीग्रल ई डी एस ए बी सी डी, और बचेगा लाइन इंटीग्रल ई एफ जी एच के लिए ई डी एस, ये सब बचेगा अपने पास इक्वल्स टू 0। अब ये देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा आता है, याद आ रहा हल्का फुल्का। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ई डी एस कॉस थीटा, और ये जो है अपने पास एक्स के लिए है, थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। सब एक साथ करते चल रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अलग मानेंगे, तो अलग मानने के लिए हम क्या लिख देंगे इसको, ई डी एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दूसरा होगा, तो उसको हम क्या, क्योंकि देखो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड से नहीं, तो इसलिए इसको अलग माने हम। तो क्या हो गया ई एक्स डी एस, और यहाँ पे हम मान लेते हैं, मानना क्या है, दिख रहा है कि जो वेक्टर इन दोनों के बीच एंगल है वो कितना है 180 डिग्री का, और किसे इक्वेट करना 0 से। अब ये देखा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा ई एक्स डी एस, इसको सॉल्व किया जाएगा तो माइनस में आएगा, इसका वैल्यू तो -1, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, इक्वल्स टू 0। इतना बात हो गया। अब यहाँ से डी एस अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा अपने पास ई एक्स माइनस ऑफ ई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, तो ये तो 0 कभी हो नहीं सकता, सरफेस का भी 0 तो होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों सरफेस को लेके चले, तो ये 0 तो कभी होगा नहीं।
तो मतलब कुल मिला के हमको लग रहा है कि यही जीरो होगा। यार सर्दी खांसी, यही जीरो हो सकता है, मतलब ये जीरो नहीं है तो यही जीरो हो सकता है। दोनों में एक को जीरो होना चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा तुम लोग कि दो होता है, दोनों को जीरो से इक्वेट करते हैं, तो ये जीरो तो है नहीं, तो यही जीरो तो हो सकता है। अगर ये कंडीशन लिख रहे हैं हम लोग तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, यहाँ से मिलेगा ई एक्स इज इक्वल्स टू ई डी एक्स। और ये भी पॉसिबल नहीं, क्यों नहीं पॉसिबल है वो भी बात कर रहे हैं। एक मिनट, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को, इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं। तो भाई दोनों ही पॉसिबल नहीं, कहने का मतलब ना ये जीरो के बराबर हो सकता है ना इन दोनों को जीरो के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। मतलब दोनों को इक्वेट करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएगा, और इक्वल आएगा तो फिर अपना बात गलत होने लगेगा कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो अब एक ही ऑप्शन बच रहा है अपने पास कि इन दोनों को ही जीरो ले ले। ये तो हो सकता है ना कि ये भी जीरो, जीरो माइनस जीरो, जीरो से जब इसका मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया, ये हो सकता है। तो यहाँ अपने को क्या पता चल गया कि जो ई एक्स है इक्वल्स टू ई डी एक्स है इक्वल्स टू किसके बराबर हो सकता है, ज़ीरो। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर ले मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बात हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर हम लोग बात करना चाहें तो डायरेक्ट अब ये लिख सकते हैं सिमिलरली चिपका के, ठीक है। अब यहाँ से कंक्लूजन वाला बात लिखा जाए तो जो ई और बी है वो एक दूसरे के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। वेव के डायरेक्शन क्या है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसा हो जाएगा, उसका नेचर ट्रांसवर्स। जब परपेंडिकुलर हो गया तो नेचर कैसा हो जाएगा, ट्रांसवर्स। तो आज रहने देते हैं भाई, तबीयत थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बाकी कल देखा जाएगा। सारे लोग ख्याल रखो अपना, तबीयत का भी, पढ़ाई वढ़ाई का भी। फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू क्लास। अरे यार